Hello students, my next video is in continuation of my previous video of chapter 4 macroeconomics money. What we have studied so far, I going to briefing that we have studied about the meaning and the evaluation of money, and then studied about the barter system and then the drawbacks of barter system. The next part of this chapter is the forms of money. मुद्रा के प्रकार. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों ने हिंदी मीडियम को ऑप्ट कर रखा है और बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं ताकि दोनों मीडियम को उसको समझने में आसानी रहे. फॉर्म्स ऑफ मनी. नाउ दिस डेज वी यूज 4 टाइप्स ऑफ मनी. वन इज नंबर 1 फिएट मनी. हिंदी में इसको कहा जाता है आदेश मुद्रा. द मनी विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. जो पैसा सरकार के आदेश के द्वारा इशू किया जाता है उसे फिएट मनी कहा जाता है, आदेश मुद्रा कहा जाता है. जितना भी पैसे, जितने भी सिक्के, नोट आप आज इकोनॉमी में देख रहे हैं वो सारे के सारे फिएट मनी कहलाते हैं. वो सरकार के आदेश के द्वारा द मनी विच इज बैक्ड अप विद द अथॉरिटी और ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिएट मनी. नेक्स्ट इज द फिड्यूशरी मनी. न्यास मुद्रा. Fiduciary money refers to that money which is used in the as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee. यानी कि वो पैसा जो देनदार और लेनदार, पेयर और पेई, उन दोनों के म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसे फिड्यूशरी मनी कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल चेक. पैसा अगर आपको कोई देता है किसी डील को फाइनल करने के लिए, आप कभी मना नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा. लेकिन अगर आपको सामने वाली पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और वो आपको किसी डील को फाइनल करने के लिए चेक इशू करता है तो आप मना कर सकते हैं. वो इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, आप उससे बाउंड नहीं हैं क्योंकि आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है. तो जो चेक है वो फिड्यूशरी मनी का एक एग्जाम्पल है. वेरी सिंपल. आई थिंक यू गॉट इट. थर्ड वन इज द फुल बॉडीड मनी. पूर्ण काय मुद्रा. जैसा कि मीनिंग इसका दिखाई दे रहा है, फुल बॉडीड मनी यानी कि पूरा पैसा, जो उसकी जो बॉडी है वही पैसा है. इन एंशिएंट टाइम during the era of Britishers, usually silver and gold coins are in circulation in India. They are considered as full bodied money. आप उस पैसे के ऊपर जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसके ऊपर प्रिंट है, उस रेट में उसको बेचें या आप उसको कमोडिटीज़ के रूप में बेचें, दोनों तरह से उसकी सेम वैल्यू है. फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी whose face value and commodities value is same at the time of issuing that coin. मैंने 2 वर्ड अलग से बोले हैं, at the time of issuing of that money. उसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए सोने का भाव आज बाज़ार में 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के हैं, 24 कैरेट सोना. तो 40,000 रुपये उसके ऊपर इम्प्रिंट कर दिया गया, लिख दिया गया. 10 ग्राम सोना और 40,000 रुपये का बराबर है. लेकिन जब हम उस पैसे को यूज़ करते हैं तो समय के साथ साथ उसमें टियर वियर यानी कि घिसावट आती है.
मान लीजिए कि 1 साल बाद हम उसको बेचते हैं और बाज़ार में वही 40,000 रुपये सोने का भाव है, लेकिन उस टाइम उसके अंदर 500 मिलीग्राम वज़न अगर कम हो गया है तो उसकी वैल्यू 40,000 नहीं होगी, क्योंकि उसमें से 500 मिलीग्राम वज़न कम हो चुका है। तो इसलिए जब ये नोट इशू किए जाते हैं उस समय उसका वज़न और बाज़ार भाव दोनों बराबर होते हैं, इसलिए उसका कमोडिटी के रूप में और मनी के रूप में दोनों में उसकी वैल्यू सेम होती है। रुपए की 2 तरह की वैल्यू होती है, एक कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी एंड एक मनी वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कागज़ की मुद्रा जो है, पेपर मनी जो आज सर्कुलेशन में है, 1 रुपये एक कागज़ के नोट के ऊपर 2,000 रुपये लिखे हुए हैं, जो 2,000 रुपये उसके ऊपर प्रिंट है ये उसकी फेस वैल्यू है, और जो 2,000 रुपये का जो कागज़ है वो उसकी कमोडिटी वैल्यू है। तो 2,000 रुपये के कागज़ के नोट की कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू 0, वाइल द फेस वैल्यू और द मनी वैल्यू इज ₹2,000, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश से उसके ऊपर 2,000 रुपये लिखा गया है। लेकिन जो फुल बॉडी मनी होता है उसकी कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, स्पेशली जब उसको इशू किया जाता है, जब उसको टकसाल में, मिंट में उसको बनाया जाता है। फोर्थ है क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। जितना भी पैसा आज आप मार्केट में देख रहे हैं वो सारा का सारा क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी साख मुद्रा, यानी कि जिस पैसे के पीछे सरकार का आदेश होता है वो साख मुद्रा कहलाती है, क्योंकि उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार ने अपने ऑर्डर से उसको प्रिंट कराया है, इसलिए उसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। सरकार, आपने नोट के ऊपर भी पढ़ा है कि मैं अदाकर्ता को इतने रुपए देने का आदेश देता हूं, और नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो इस तरह से जितना भी हमारा पैसा है वो साख मुद्रा। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी कि कमोडिटी वैल्यू से जिस पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है उसे साख मुद्रा कहा जाता है। जितने भी हमारे नोट्स हैं वो सभी साख मुद्रा का एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसमें है कि फुल बॉडी मनी। तो फुल बॉडी मनी में मनी वैल्यू, फुल बॉडी मनी वैल्यू is always equal to commodity value, while in credit money money value is greater than commodity value। आप समझ गए होंगे कि फुल बॉडी मनी में सोने का सिक्के की वैल्यू और सिक्का कमोडिटी के रूप में दोनों का जो वैल्यू है बराबर रहेगी, जबकि क्रेडिट मनी जिसमें कि कागज़ की मुद्रा है, सिक्के हैं, वो जो मेटल से बनाए गए हैं, एलॉय से बनाए गए हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का है, जो 1 रुपये से कम सिक्के की मुद्रा उसके अंदर जो मेटल है वो लगाया गया है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि जिस पैसे से उसकी मेटल की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो फिर लोग उसको रुपए की बजाय कमोडिटी में यूज़ करना प्रारंभ कर देते हैं। काफ़ी पहले बाज़ार में 20 पैसे चलते थे जो कि ब्रास यानी कि पीतल से बनाए जाते थे। जिस समय उनको बनाया गया उस समय ब्रास की कीमत कम थी 20 पैसे के मुकाबले, लेकिन बाद में ब्रास महंगा हो गया, पीतल, तो लोगों ने बाज़ार से उसको 20 पैसे में ख़रीद करके और उसको पिघला करके और उसको मेटल के रूप में बेच दिया और उससे पैसा ज़्यादा बढ़ा। इसलिए गवर्नमेंट जितने भी सिक्के बनाती है वो सिक्कों के अंदर लगी हुई मेटल उसके ऊपर लिखे गए उसके फेस वैल्यू से हमेशा कम रहती है। तो क्रेडिट मनी वो पैसा है जिसकी कमोडिटी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से हमेशा कम रहती है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार का आपके सिलेबस के अंदर जो है फॉर्म्स ऑफ मनी आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति करता कौन है? तो भारत में मुद्रा की पूर्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है। उसके कुछ दूसरे संगठक भी हैं,
उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जो मुद्रा की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मनी, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक वो होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास, एक फ्लो और एक स्टॉक। फ्लो वो होता है जो समय की एक निश्चित अवधि में मेजर किया जाता है, और स्टॉक वो होता है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मेजर किया जाता है। यानी कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेशन में है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, इसलिए ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसको कितनी मनी सप्लाई है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा? द नंबर ऑफ मनी और अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द स्टॉक ऑफ मनी। कि एक देश के लोगों के पास कितना पैसा है वो मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। इसमें एक क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है कि आरबीआई नोट इशू करता है, उसके पास भी पैसा है, बैंकों के पास भी बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसा हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया मनी सप्लाई में? ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मनी के, उनके पास, या जो सप्लायर्स होते हैं मनी के, उनके पास जितना भी स्टॉक होता है वो मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता। मैं इसे एक एग्जांपल से आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी कूलर बनाने की फैक्ट्री है और किसी एक सीज़न में आपने 1000 कूलर को प्रोड्यूस किया, लेकिन मार्केट में सिर्फ 700 कूलर ही बिक पाए और 300 कूलर आपके स्टॉक में रखे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में कितने कूलर बिके? 700। तो सप्लाई कितनी हुई? 700 कूलर की। 300 कूलर तो आपके पास ही हैं। इसी तरह से आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, ये दोनों मनी के सप्लायर हैं। ये प्रिंट करके और ये क्रेडिट क्रिएशन से, जिसको कि हम आगे पढ़ाएंगे, मनी को सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इनके पास जो पैसा रखा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनी की सप्लाई कितनी की जाए? फिर तो कितना भी पैसा प्रिंट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द आइडियल सप्लाई ऑफ मनी? मुद्रा की एक आदर्श पूर्ति कितनी हो? जब पैसा प्रिंट ही करना है तो आपके लेवल पर बच्चों के दिमाग में ये आता है कि पैसा प्रिंट तो करना ही है, कितना ही प्रिंट कर लीजिए और एक को पैसा बांट दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से पैसे की जो वैल्यू है, पैसा दूसरी चीज़ों की वैल्यू बनाता है, उसकी कीमत को बताता है, लेकिन पैसे की भी अपनी खुद की वैल्यू होती है, वो घटती बढ़ती रहती है। अगर उसकी सप्लाई बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है, और उसकी सप्लाई कम होती है तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। ये हम आपको आपके नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। यहाँ पर है कि मनी की एक आदर्श पूर्ति क्या हो, तो किसी भी देश के अंदर मुद्रा की उतनी पूर्ति को आदर्श पूर्ति या आइडियल सप्लाई कहा जाता है, जिससे देश के अंदर न ही तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो यानी कि इन्फ्लेशन हो, और न ही मंदी हो यानी कि डिफ्लेशन हो। यानी कि दूसरे शब्दों में इसको समझा जा सकता है, बाजार में जितना सामान उपलब्ध है, 100 करोड़ का सामान उपलब्ध है, तो 100 करोड़ मुद्रा की पूर्ति की जाए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 100 करोड़ का सामान उपलब्ध है और गवर्नमेंट 150 करोड़ रुपए प्रिंट कर देती है, तो उस 100 करोड़ के सामान को खरीदने के लिए बाजार में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध है, जिससे कि उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसके विपरीत अगर बाजार में 100 करोड़ का सामान उपलब्ध है और बाजार में सिर्फ 70 करोड़ की करेंसी उपलब्ध है, तो वो सामान आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या होगा, उस सामान की कीमतें गिर जाएंगी। तो इससे जब कम पैसे दे करके उतना ही सामान खरीदा जाता है तो पैसे की वैल्यू बढ़ गई, और जब ज़्यादा पैसा दे करके वही सामान खरीदा जाता है तो पैसे की वैल्यू गिर गई। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि मुद्रा की आदर्श पूर्ति यानी कि आइडियल सप्लाई कितनी हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अभी हमने टॉपिक पढ़ा कि मनी सप्लाई क्या है, तो जितना पैसा लोगों के पास है वो मनी सप्लाई है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम,
और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। इनको और ज़्यादा डिटेल से हम आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में बताएंगे। अभी आप समझे कि मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज देश के अंदर आज 15 अप्रैल को कि देश के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की मुद्रा सर्कुलेशन में है, तो 5,000 करोड़ रुपए मुद्रा की सप्लाई है। कल आरबीआई उसको बढ़ा सकता है और उसको घटा भी सकता है, वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आज कितनी मुद्रा की सप्लाई है, इसलिए इसने हमें इसको स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई को एक स्टॉक कॉन्सेप्ट मेजर किया। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, कि अब कितना पैसा मार्केट में है, हम इसको कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 मेजरमेंट हैं, और आपके सिलेबस में एट द लेवल ऑफ 12th वी हैव स्टडी अबाउट ओनली 1 कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट्स आर M1, M2, M3 and M4. But according to CBSE, you have studied about only M1, and it has 3 parts: C plus DD plus OD. C means cash held with people, DD means demand deposits of the people, OD means other deposits of the people. जितना पैसा नकद लोगों के पास है कैश, वो सी में आएगा। लोगों का सेविंग अकाउंट्स में, जिसको कि वो चेक इशू करके कभी भी बैंकों से निकलवा सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट, जैसा कि नाम से है मांग जमा, जब मांगेंगे वो उसको मिल जाएगा। अदर डिपॉजिट्स में आरबीआई के पास नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाबार्ड बैंक है, वो बैंक नहीं है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका पैसा। आरबीआई के पास विदेशी बैंकों का पैसा, आरबीआई के पास इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनका पैसा, वो जो इसके अंदर जमा है, इन तीनों को M1 कहा जाता है। कि एक देश के अंदर कितना पैसा है वो M1 इस तरह से मेजर किया जाता है। आगे की अपनी फर्दर क्लासेज में आप M2, M3 और M4 के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जब आप और इसको ज़्यादा डिटेल से जान पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हु सप्लाइज मनी। हमने पढ़ा मनी सप्लाई, measurement of money supply, and next and final question of this chapter is who supplies money, कि पैसे को प्रोड्यूस करता कौन है। हालांकि मैंने पहले जिक्र किया आपके सामने कि आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, ये दोनों मिलकर के मनी की सप्लाई करते हैं। तो हमारे देश में भी इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो करती है और सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई करते हैं। इसमें 1 रुपये के सिक्के के छोड़ करके बाकी जितने भी डिनोमिनेशन है रुपए के, वो सभी आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। 1 रुपये का सिक्का, अभी कभी भी आप देखेंगे 1 रुपये के सिक्के के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, मिनिमम न्यूनतम आरक्षित अनुपात। इसका मीनिंग ये है कि हमारे देश में सरकार को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रख करके वो कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है। लेकिन कितना पैसा प्रिंट करती है ये मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि उतना ही पैसा प्रिंट करेगी जितना देश में ज़रूरत है, जिससे ना महंगाई बढ़े और ना मंदी आए। तो लेकिन उस सिस्टम को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रख करके सरकार कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है, इसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। 200 करोड़ रुपए को फिर आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन सिक्योरिटीज, विदेशी पैसा या सिक्योरिटीज, 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी या सिक्योरिटीज़ को रख करके गवर्नमेंट कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है। तो इस तरह से हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमने
अडॉप्ट किया हुआ है। मनी इज क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। और आरबीआई पैसे को प्रिंट करता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग में हम आप इसको डिटेल से समझाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा जो पैसा क्रिएट करता है उसे मनी बैंक बैंक मनी कहा जाता है, बैंक मुद्रा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो उधार दे करके पैसे को क्रिएट करता है और अपनी कुल मांग जमाओ डिमांड डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पैसा वो मार्केट में उधार दे देता है। यही कारण है कि कॉमर्शियल बैंक को भी मनी सप्लायर या मनी क्रिएटर कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर किसी टॉपिक पर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।